पिछले पार्ट में आपने चैप्टर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि किस तरीके से भारत ने एक प्लान्ड वे ऑफ इकोनॉमी को बनाया, अपनाया। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसको अपनाने के पीछे के क्या-क्या रीजन थे। एक वैश्विक व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहा था, उसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं बाध्य हुआ उस दिशा में जाने के लिए। अब इस पार्ट में आप देखेंगे कि उसको अपनाने के बाद, प्लान्ड वे ऑफ इकोनॉमी को अपनाने के बाद कौन कौन से चैलेंजेस थे अर्थव्यवस्था के सामने, जो कि पूरे किए गए। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना। आप सभी जानते हैं कि भारत में 2014 तक 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, और इसके पीछे सीधा साधा विचार यह था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज रेडी करे जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना हो। क्योंकि मोटा मोटा तरीका अगर आप देखें जीडीपी कैलकुलेशन का, तो यही है कि अगर अर्निंग बढ़ रही है और लोगों को कंट्रीब्यूशन है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अगर आपने कर रखा है, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को उससे फायदा होगा। योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजनागत व्यय यानी कि अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर का था, और दूसरा जो था वो प्लैन्ड एक्सपेंडिचर का था, योजना व्यय का। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च होना था। जैसे कि सपोज करिए कि किसी राज्य सरकार का बजट 100 करोड़ का दिया गया, ठीक है। 100 करोड़ में मान लीजिए 60 करोड़ रुपए जो है वो प्लान्ड वे में रखे गए और 40 करोड़ रुपए अनप्लैन्ड में रखे गए। अब 60 करोड़ में सरकार ने 10 योजनाएं नोटिफाई करके उस राज्य सरकार को बताएं कि भाई इन 10 योजनाओं में आपको ये पैसा खर्च करना है, तो वो पैसा फिर आपको खर्च करना ही करना है। इसके अलावा समय समय पर जरूरतों के हिसाब से और सालाना आधार पर और दैनिक मद यहां पर शब्द हुआ है, लेकिन बेसिकली उसका जो मतलब है वो यही है कि अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर सरकार को जो अपनी सरकार को रन करने के लिए चाहिए, वो उस पैसे को यहां से निकालेंगे। ये बिल्कुल सादा भाषा में आप प्लैन्ड और अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर को समझ सकते हैं। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर भी होती थी। आपको पता होता था कि आपका टारगेट जो है वो क्या है, किस दिशा में आपको काम करना है। सपोज अगर आपने सोचा कि ठीक है हमको 5 करोड़ बच्चों का जो है वो टीकाकरण करना है, या 1 करोड़ महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने हैं, इतने गांवों में बिजली करानी है, इतनी रेलवे का विस्तार करना है, इतना हाईवे का विस्तार करना है, तो सरकार के सामने वो टारगेट होते थे, और उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे सब टारगेट्स में डिवाइड करके सरकार अपना काम कर सकती थी, उस बड़ी तस्वीर को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप जारी हुआ, और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी तैयार कर दिया गया। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। हर क्षेत्र के लोग, लगभग बुद्धिजीवी यानी इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेताओं ने इन सभी लोगों ने इस योजना के दस्तावेज पर अपनी अपनी राय दी। कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग डिसफेवर में थे। नियोजन को लेकर, और पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसका सीधा सीधा जो मोटिव था, शुरू की हम कह सकते हैं 2 या 3 पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य वो यही था कि कृषि का विकास हो, प्राइमरी सेक्टर का विकास हो, भारी उद्योगों का विकास हो, गरीबी को हटाना था, सेल्फ रिलायंस ऑब्टेन करनी थी। बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि हम उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन बहुत सारे मोर्चों पर हम वो अचीव नहीं कर पाए टारगेट ग्रोथ जो हम चाह रहे थे। नियोजन को लेकर देश में जो गहमी पैदा हुई 1951 से लेकर के 1956 तक जो है 5 साल के लिए पहली योजना रही। उसके बाद 1956 पर हैरोल्ड डॉमर और पीसी महालनोबिस उस समय लोग थे जो प्लानिंग करते थे, दूसरी योजना शुरू हुई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय हमारे देश में 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और एक ड्रॉट की पोजीशन भी रही 1966, 67, 68। उस समय हमारे देश में बहुत भयानक सूखा और अकाल की स्थिति भी आई, तो कुछ हमारे 5 ईयर प्लान जो है वो डिले भी हुए। उसकी जगह एनुअल रोलिंग प्लान्स आए, यानी एक एक साल के प्लान बनाए गए।
अब आप देख लीजिए थोड़ा सा प्रथम पंचवर्षीय योजना को डिटेल में। 1951 से 56 तक की कोशिश देश को गरीबी के मकर जाल से निकालने थी। आप जानते हैं गरीबी जो है वो एक विशियस साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन होता है। अगर आप किसी एक हेड में कोई गरीब आदमी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो दूसरे हेड में फिर वो एक्सपेंडिचर उसको कम करना पड़ता है। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के एन राज युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। ये इनकी राय थी। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर यानी प्राइमरी सेक्टर और इसके एलाइड सेक्टर्स पर रहा। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्रों में भी निवेश किया गया क्योंकि कृषि के लिए वो सारी चीजें बहुत जरूरी थी। इसके बाद आया सेकंड प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जोर दिया गया। पीसी महालोबस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पीसी महालोबस आप जानते हैं बहुत बड़े एक स्टैटिस्टिशियन थे। ठीक है, पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से स्ट्रक्चरल चेंज यानी संरचनात्मक बदलाव लाने की रही। देखिए ये भी आपको पैराडाइम शिफ्ट जो है इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में पैराडाइम में कहां शिफ्ट हुआ। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, इंपोर्ट्स पर हैवी ड्यूटीज लगाई गई ताकि जो हमारे देश का अपना डोमेस्टिक सेक्टर है वो डेवलप हो, और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को सहायता भी सरकार ने प्रदान करी। यानी कि जो सरकार पहले थोड़ा सा हम कह सकते हैं स्केप्टिक थी निजी क्षेत्र को लेकर के, तो निजी क्षेत्र की भूमिका भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट होना शुरू हुई। अब पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के आवंटन में भी आप चेंज देख सकते हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो रेड बार है, ये बार ग्राफ है, और दूसरी जो है वो ब्लू बार में आप देख सकते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सामुदायिक विकास यानी कि एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट को 15% जो है वो आवंटन किया गया था, यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरी में ये घटकर 11% हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 17% दिया गया था, लेकिन दूसरी में घटकर ये 10% हुआ। अब आप देखिए जो डिफरेंस यहां से क्रिएट हुआ आप देख सकते हैं, वो डिफरेंस उद्योग और खनन 7.6% था पहले में, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये 18.5% यानी 2.5 गुने से भी के लगभग जो है वो बढ़ावा दिया गया, 2.5 गुने से ज्यादा। परिवहन और संचार अगर आप देखें, क्योंकि ये उद्योगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बढ़ा करके 23.6% से 28.9% यानी लगभग 20% यहां पर भी आपको बढ़त देखने को मिली। ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 11% से 9% रहा। सामाजिक सेवाओं में भी शिक्षा और स्वास्थ्य में 22.6 से 19.7, और अन्य मदों में भी लगभग जो है वो आपको 30% का चेंज देखने को मिला, दूसरी में कमी की गई। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्राइमरी सेक्टर और हम कह सकते हैं सोशल जस्टिस, इस चीजों पर ज्यादा महत्व दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और तेज गति से अर्थव्यवस्था के विकास को महत्व दिया गया। आप सभी लोग एग्जाम डेज हिंदी से जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर यहां पर अपडेट होते हैं। इस पार्ट का, इस चैप्टर 3 का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट होगा वो आप अब अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।